बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 है मेरे पास, थ्योरीज़ ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। चैप्टर जो है ये बहुत बड़ा नहीं है, मगर इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत छोटे छोटे से हैं। और ये क्वेश्चंस जो है क्योंकि पूरे चैप्टर्स के हैं तो मैं इसको करवाना जब वो स्टार्ट कर रही हूँ, सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ रही हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ द टाइम। और इसमें दो डेफिनेशंस जो है वो मुझे आपको बतानी है, तो फ़ौरन जो है वो हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के पहले पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है बॉन्ड एनर्जी क्या है। तो स्टूडेंट्स एक बात समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग ये दो बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जब हम बात करते हैं कि कहीं पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। और जब हम बात करते हैं कि कहीं पर कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो एक्चुअल में एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब चाहे आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो या फिर आपकी एनर्जी रिलीज़ हो रही हो, यानी किस्सा मुख्तसर, चाहे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही हो चाहे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही हो, दोनों सूरत हाल में बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपको मिल जाती है। किस तरीके से मिलेगी इसकी डेफिनेशन देखिए, द एनर्जी इन्वॉल्व फॉर द ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल इज़ नोन एज बॉन्ड एनर्जी। यानी अगर हम इसको शॉर्टली कहें तो ये कहेंगे कि अगर 1 मोल किसी भी पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में फॉर्म हो रहा है या फिर ब्रेक हो रहा है, तो इस दौरान जो एनर्जी जो है आपको ऑब्टेन होती है वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो ये आप पेज नंबर 65 में यहाँ से इसको सीधा, ये जो आपको पर्पल सा फॉन्ट नज़र आ रहा है इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसको देख लीजिएगा एज इट इज़। अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाह रहे तो चैप्टर के लास्ट में ग्लॉसरीज होती हैं, इसमें से भी आप बॉन्ड एनर्जी की जो डेफिनेशन है उसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ। और इसमें इसने आपसे पूछा है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होता है। बिल्कुल इसके नेक्स्ट पेज पे आप मूव करेंगे, पेज नंबर होगा आपका 67। ये देखिए, इसमें बॉन्ड लेंथ के बारे में इसने आपको बताया हुआ है। होता क्या है कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो वो जाहिर सी बात है कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, तब एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो जब आप इन दोनों एटम्स का जो सेंटर है, यानी जो इनका न्यूक्लियस है, एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक का ये जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, आपका बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा पेज 67 पे इसकी डेफिनेशन मौजूद है। बॉन्ड लेंथ की हेडिंग है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज बॉन्ड लेंथ। अच्छा, बॉन्ड लेंथ की जो यूनिट होती है, यानी जो इसके मेजरमेंट करने की जो यूनिट होती है, उसे एमस्ट्रॉन्ग कहा जाता है। जबकि अभी जो मैंने आपको बताया कि बॉन्ड एनर्जी है उसको हमेशा किलोजूल पर मोल में आप कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स जो हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन एक्चुअल में एक रीज़न है और बिल्कुल आपको इसके नेक्स्ट पेज पर इसका मिल जाएगा आंसर। पेज नंबर है 69 मेरे पास। ठीक है, इसमें इसने आपसे कहा है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, एक वाटर है दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या वजह है कि जो वाटर है ये इसकी पोलैरिटी जो है वो ज़्यादा है, 1.85 डी बाई है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके मुकाबले में पोलैरिटी बिल्कुल ज़ीरो डाइपोल मोमेंट के करीब है। क्यों है ऐसा, इसकी वजह दो होती है। पहली चीज़ तो ये होती है कि देखें, कहीं पर भी कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपको मिल जाता है जिसमें डाइपोल हो, यानी कि पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस वाले चार्ज हो, तो होता क्या है कि इस तरह के केस में आपने साथ साथ में जो दूसरी चीज़ देखनी होती है वो उस मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री को देखना होता है। तो अगर आप वाटर को देखेंगे तो देखिए इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर है कि ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, ये एक एंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पर अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों पार्शियल पॉजिटिव होते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं इस एंगुलर स्ट्रक्चर को, तो ये कैलकुलेट करने के बाद 1.85 डी बाई आता है। जबकि इसके मुकाबले में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर चेक कीजिएगा, यहाँ पर कार्बन मौजूद है, दोनों साइड्स पर ऑक्सीजन है जो कि डबल बॉन्ड्स के साथ अटैच है। तो इसका जो डी बाई जब आप कैलकुलेट करते हो तो वो ज़ीरो आता है, यानी इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, ये पोलर बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये लीनियर है, इसी लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से पोलैरिटी को सपोर्ट नहीं करता। तो आपको ये पूरा रीज़न एज इट इज़ मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको लिखना शुरू करेंगे, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंडिंग अपॉन, और यहाँ से लेकर नीचे तक लिख देंगे द मॉलिक्यूल इज़ नॉन पोलर। ये सारी बातें मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दी जो कि इन लाइन्स में, इसको आप काइंडली जो है वो एक मरतबा रीड कर लीजिएगा। आई होप सो कि इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी। साथ में ये जो दोनों डायग्राम्स हैं ये भी आपको बना लेनी चाहिए ताकि ये आपके रीज़न को सपोर्ट करे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ठीक है, शॉर्ट में इसको VBT और इसको MOT भी कहा जाता है। अब देख लीजिए आपकी बुक के पेज नंबर 57 पे पूरा बना हुआ, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। ये कह रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो आपको सिर्फ टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में नहीं बताती, बल्कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ इस थ्योरी में हिस्सा ले रहे होते हैं उसके बारे में गाइड कर रही होती है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो आपको ओवरऑल जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बारे में कंप्लीट गाइड करती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है। दूसरा जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसमें ये कहा जाता है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व हैं इनकी अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि इनकी अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ये लूज़ नहीं होती। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो ये बताती है कि क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है तो इसी वजह से जब ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप हो जाते हैं तो अब इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, जबकि इनकी एक नई आइडेंटिटी जो है वो फॉर्म होती है जो कि इनकी पुरानी आइडेंटिटी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। अच्छा, इसी तरीके से थर्ड पॉइंट में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो आपको ये बता रहा होता है कि इसमें इस तरह की जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर नहीं पता चलेगा। यानी आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है या डबल बन रहा है या फिर ट्रिपल बन रहा है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो आपको बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगी कि बॉन्ड ऑर्डर यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। इस हिसाब से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका सिंगल बॉन्ड बन रहा है या डबल बॉन्ड बन रहा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। और जो लास्ट पॉइंट इसमें इसने डिस्कस किया है वो क्या किया है कि जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, यानी कि फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आप ले लीजिए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो बिहेवियर है उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसने बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं किया। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रही होती है। तो इसीलिए अगर आप ओवरऑल कंक्लूजन करेंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुकाबले में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है। अब हम इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें इसने आपसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है उसका डिफरेंस कहा है। तो ये भी आपकी बुक में मौजूद है, मैं आपको इसको भी शो करा देती हूँ। पेज नंबर 54 पे आपको डिफरेंस मिल जाएगा सिग्मा बॉन्ड का और पाई बॉन्ड का। यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। होता क्या है कि जब भी s ऑर्बिटल, एक एटम का s ऑर्बिटल और दूसरे एटम का जब s ऑर्बिटल, इनकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। जबकि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके जो p ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं तो इनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो लेटरल या फिर पैरेलल होती है और इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्योंकि s ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से बनता है तो इसी वजह से एट अ टाइम किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। जबकि पाई बॉन्ड क्योंकि आपको पता है कि p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से होता है तो एक अबव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा, तो एट अ टाइम आपको दो पाई बॉन्ड जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल में मिल सकते हैं आसानी से। अब होता क्या है कि सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होती है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि इसमें क्योंकि एक ही बॉन्ड बनना होता है एट अ टाइम, तो इसी वजह से जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं ना दोनों एस, वो क्या करते हैं, फ्री रोटेशन कर लेते हैं। जबकि पाई में ऐसा नहीं होता है क्योंकि होता क्या है कि या तो ये अबव द प्लेन बनेगा या फिर बिलो द प्लेन बनेगा, तो इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में फ्री रोटेशन नहीं कर सकते, वो बॉन्ड बना चुके होते हैं। अच्छा, अब लास्ट जो पॉइंट होता है उसमें क्या होता है कि जिस जगह पर दोनों एस ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, जबकि पाई बॉन्ड में क्या होगा कि जिस जगह पर ये जो आपके पाई बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो या तो ऊपर या फिर नीचे जो है वहीं पर ज़्यादा होगा, सेंटर में जो है वो ज़्यादा नहीं होता। तो ये मेजर डिफरेंस होता है सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में। तो आई होप सो कि ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें इसने आपको एक लास्ट डिफरेंस पूछा है और वो डिफरेंस जो है क्योंकि बुक में इतना प्रॉपर नहीं है तो इसी वजह से मैंने इसको राइट डाउन कर लिया है। इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये डिफरेंस आपको बता रहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये 3 डिफरेंस निकाले हैं मैंने। तो पहला डिफरेंस देख लीजिएगा, इट हैज़ स्लोअर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पेरेंट एटम। अब ये पेरेंट एटम कौन सा होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 एटम्स जो हैं उनके साथ
जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहा है, तो पेरेंट एटम कौन सा है जिससे ये बन रहा है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा जो कि पेरेंट एटम से फॉर्म हो रहा है, यानी कि समझ लीजिए कि वो डॉटर एटम है। ठीक है, तो होता क्या है कि इनकी जो एनर्जी होती है वो अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में कम होती है, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है, इनकी जो एनर्जी होती है वो अपने पेरेंट एटम के मुकाबले में हाई एनर्जी होती है। दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या होता है कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तब प्रोड्यूस होते हैं जब कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होती है ऑर्बिटल्स की, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कब प्रोड्यूस होते हैं, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन होता है ऑर्बिटल्स का। अच्छा, इसके साथ साथ जो तीसरा डिफरेंस है वो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होगी बिटवीन टू न्यूक्लियाई, जबकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी इन बिटवीन टू न्यूक्लियाई जब आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो इसके लिए इंशाल्लाह ताला लॉन्ग क्वेश्चंस में जब मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करूँगी तो वहाँ पे और डीप बता दूँगी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से किस तरीके से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। फिलहाल क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस तक पूछा गया था तो ये 3 डिफरेंस प्रॉपर मैंने बना दिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इंशाल्लाह ताला इसके अगला पार्ट जो है इसको जल्द शूट करेंगे, और तब तक मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये वीडियोस आपको हेल्प आउट कर रही हैं तो इस चैनल को आपने लाइक करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।